तो हम लोग लास्ट मोमेंट पढ़ रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे डायमैग्नेटिक, है ना। डायमैग्नेटिक, है ना। इसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। डी ऑर्बिटल में जब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पैरामैग्नेटिक। और ये दोनों टेम्परेरी कैरेक्टर है, टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर है। जब तक उस सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी तक ये मैग्नेटिक कैरेक्टर देगा। डायमैग्नेटिज्म मीन्स वो वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक का मतलब होगा वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक। मतलब क्या होता है कि जब किसी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को या डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें भी मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में डेवलप होता है तो वीकली रिपेल हो जाता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमको पता चलता है वीकली रिपेल है तो उसका नाम डायमैग्नेटिक भी है, वीकली अट्रैक्टेड है तो पैरामैग्नेटिक भी। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें कहते हैं कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, तो वो पैरामैग्नेटिक हुआ। अगर सारा इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड है, तो वो हुआ पैरामैग्नेटिक। तो दो तरह का ये टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर हमको दिखाई पड़ता है डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, है समझ में। अब है कि ये तो समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक और अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन अनपेयर्ड डायमैग्नेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा पेयर्ड है, वो सब में डायमैग्नेटिज्म एक ही तरह दिखेगा, है ना। मतलब सबका जो है डायमेंशन लगभग एक ही तरह दिखेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है का वेरिएशन होगा। ठीक है, और ये वेरिएशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो इस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, है ना, एक फॉर्मूला दिया गया है। उसको फिजिक्स में पढ़ाई होती है। एक्चुअली मैग्नेटिक कैरेक्टर में वही पढ़ाई होती है, हम लोग को सिर्फ इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गया कि नहीं? और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। म्यू इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट and the formula for to calculate the magnetic moment square root n into n plus 2, है ना। जहाँ पर ये n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना भी है वहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। म्यू बी ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी क्या है? यूनिट है। इसको हम लोग पढ़ते हैं बोर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना। एक बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू इतना होता है, 1 बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 आम्पियर पर आम्पियर मीटर। ये हो गया
एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर तो समझते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ठीक है, ये यूनिट है ना। एम स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और जूल जे टी इनवर्स 1 को हम लोग बोलते हैं जूल पर टेस्ला, याद रखो, समझ आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला है, ये बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट है, यहाँ म्यू है यहाँ म्यू भी है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों डिफरेंट चीज। म्यू से मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू बी से बोर मैग्नेटन को रिप्रेजेंट करते हैं। वन बोर मैग्नेटन का मीनिंग इतना, यानी जितना भी यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएगा उसमें इतना से गुना कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। आया बात समझ में है। तो हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला देख के ही पता चलता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट से डिसाइड करते हैं, जिसमें पढ़े जो मैग्नेटिक मोमेंट से डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसे स्कैंडियम में कि 1 + 2 कितना होगा 3, और 3 × 1 3 होगा, हाँ, तो आ जाएगा √3, है, इसका वैल्यू क्या होता है 1.714 होता है ना, है, यही होता है सर, हाँ, इतना बोर मैग्नेट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह से हम लोग जो है हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, एन का वैल्यू बिठा देंगे जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और जब इस फॉर्मूला से तुम बोर मैग्नेटन निकालोगे तो ये क्या होगा, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इस फॉर्मूला से जब हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू तो ये कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जब प्रैक्टिकली निकालोगे तो लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा। तो बुक निकालो, बुक में लिस्ट दिया होगा, बुक लाया NCERT बुक, देखो यही वाला टेबल है ना, हाँ, इस टेबल में देख रहे हो कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेटेड जो ये जो फॉर्मूला दिए हैं इससे हुआ कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ, और उसके बगल में दिया हुआ ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट, तो लगभग सेम है, फ्रैक्शन में थोड़ा डिफरेंस। ऑब्जर्व का मतलब हुआ कि प्रैक्टिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और हम लोग फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिसाइड करें। और ये फॉर्मूला जो है सिर्फ अप्लाई होगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं होगा। किसी का भी देखो, सबका जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जितना आ रहा है उतना ही लगभग ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना। जैसे स्कैंडियम 3+ है, उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और कैलकुलेटेड भी 0 है, ऑब्जर्व भी 0 है, एन का वैल्यू 0 तो वैल्यू 0 ही नहीं है। उसके बाद जो है टिटेनियम 3+ में देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू आया 1.73, अभी कैलकुलेट किए थे, हाँ, और ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकली आया है 1.75, कैलकुलेशंस आया है 1.73, और ऑब्जर्व कितना है 1.75, तो हल्का डिफरेंस है। उसका टिटेनियम 2+ है, 3d2 है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है 2.84 और ऑब्जर्व वैल्यू है 2.76, तो लगभग सेम है, पॉइंट फ्रैक्शनल डिफरेंस है पॉइंट में। तो इसलिए इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बाद में प्रैक्टिकली एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसी फार्मूला से, ठीक है।
है ना। उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल है 8.8 है ना, मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करने का डाइवेलेंट है इसका एटॉमिक नंबर जिसका 25, ठीक है। हैं आ गया समझे। उसका उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये मैग्नीज है, समझ गया। 25 मतलब मैग्नीज का केस है ये। तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आया है 5.92 बोर मैग्नेट है। यहाँ BM लिखे हुए है, म्यू सिंबल है, ठीक है। बोर मैग्नेटन BM भी लिख सकते हो। तो 5 वाले का देखो, 5 वाले का यहाँ दिया हुआ है ना 3D5 5 में 5.92 ये कैलकुलेटेड आया है, और इसका ऑब्जर्व वैल्यू देखो 5.96, तो लगभग सेम ही है ना। हाँ, तो इसलिए ये फार्मूला को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं अपना आइडिया लगाने के लिए कि किसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। कोई गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि हल्का फुल्का फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इसलिए ये फार्मूला बहुत ही परफेक्ट है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। और जितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर 100 इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ज़्यादा जो है पढ़ना चाहते हैं, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है घटता है, जबकि डायमैग्नेटिक कैरेक्टर तो मोनोटोनस वगैरह सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कह नहीं सकते हैं ना कि इतना पेयर्ड है इतना अनपेयर्ड है, सारे के सारे पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड है, बस बात खत्म हो गया। वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, सारे के सारे जब पेयर्ड हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो डायमैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ वैल्यू है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अभी जो हम लोग बता रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू में अंतर है ना, तो उसका रीज़न क्या है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो उसमें दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है स्पिन और दूसरा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एक होता है स्पिनिंग जैसे एक्सिस पे से घूमता है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के पास दो तरह का मूवमेंट है ना, सन के चारों तरफ घूमता है तो वो हुआ ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिट में न घूमता है। यह अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है, ऑर्बिट में घूमता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता है, तो ये उसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उसको स्पिन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर जो है हाफ स्पिन करता है, प्लस हाफ माइनस हाफ देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन करता है। तो दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है हाँ? लेकिन जो फॉर्मूला दिए हुए हैं तो जो n का वैल्यू नंबर ऑफ एम्पेयर, तो वो क्या है, वो तो स्पिन मोमेंट सिर्फ है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस। कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है, कॉज of difference in observed value and calculated value of magnetic, दोनों में डिफरेंस क्यों, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंट किए,
तो एक्सपेरिमेंट किए तो ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया उसमें और मेटल मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो हम लोग कैलकुलेशन क्या है, n इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट, यही ना फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का। तो इसमें ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन का उसमें स्पिन मोमेंट को रिप्रेजेंट कर, और वाइटल मोमेंट को इसमें हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसीलिए डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडर करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दोनों ही आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंट होता है। अभी दिखाया था ना चार्ट में, डिफरेंट था, तो डिफरेंट होने का रीज़न यही है। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो दोनों को कंसिडर कर लेते हैं, और जब हम मैथमेटिकली पढ़ते हैं, थियोरेटिकली पढ़ते हैं, तो सिर्फ हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कंसिडर, इसलिए थोड़ा वैल्यू में दिक्कत हो सकता है, ठीक है।